Good evening, everyone. Hope you all are doing good. So, the last class we have completed designing of the beams. फ्लेक्चर के लिए डिजाइन हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे. विल कंटिन्यू विद दैट. आज शेयर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे. विल स्टार्ट विद द शेयर. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. वी हैव द बेसिक अनाउंसमेंट प्रायर टू द स्टार्टिंग ऑफ द इंटायर डिस्कशन. फर्स्ट मेरी जितनी भी फ्री क्लासेज हैं उनको कंपाइल किया हुआ है. एक साथ आप उनको सारी क्लासेस को देख सकते हैं. आपको सिंपली क्लिक करना है इस कोड के ऊपर. यू हैव टू सिंपली एक्सेस दिस कोड. मेरी सारी क्लासेज आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएंगी. देन अनअकैडमी का डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी एक्टिवेट हो गया है, इन विच यू कैन गेट टेस्ट सीरीज एंड प्रिंटेड नोट्स. इसमें आपको टेस्ट सीरीज और प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे. प्रिंटेड बुक्स के अंदर मोर देन 8000 पेजेस हैं इसके अंदर, वो भी आप अवेल कर सकते हैं. देन 20% ऑफ अवेलेबल है आपके गेट और ESC सब्सक्रिप्शन के ऊपर और आपके डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के ऊपर. दिस टाइम द कॉम्बैट इज मच बिगर देन एनी ऑफ द कॉम्बैट विच हैज टेकन अप टिल नाउ. क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके? पहला बेनिफिट, जो भी टॉप करेगा इस कॉम्बैट को उसको 1 साल की स्कॉलरशिप फी रिफंड की जा रही है. दूसरा, जो टॉप 3000 रैंकर्स हैं उनके लिए गेट की जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो रिफंड की जा रही है. स्कॉलरशिप पूल वो 30 करोड़ का है और बाकी सारे बेनिफिट्स तो हैं ही. रेस्ट ऑफ द बेनिफिट्स आर देयर, तो वो बेनिफिट्स तो हमें मिल ही रहे हैं इसके अंदर. नेक्स्ट, जो हमारा गेट है इट इज़ ओनली 6 मंथ्स अवे, सो यू कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द आइकॉनिक एट अ मिनिमल प्राइस पे आप बेनिफिट अवेल कर सकते हैं. देन 1 सितंबर को नया बैच लॉन्च हुआ था हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का, कृष्ण प्रकाश सर का. देन 22 सितंबर को हमारा नया बैच लॉन्च हुआ है अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, RP सर से स्टार्ट कर रहे हैं. आइकॉनिक की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो रही है. 5 टेस्ट है इसके अंदर. मोर देन 150 क्वेश्चन आर देयर पर ब्रांच. 140 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं इसके अंदर. देन नो कॉस्ट EMI भी रोल आउट कर दी गई है. नो कॉस्ट EMI इज बिंग रोल्ड आउट. आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन के लिए. यू कैन यूज़ दिस फॉर योर सब्सक्रिप्शन. अब ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स थे. दीज वर आवर बेसिक अनाउंसमेंट्स. अब आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं. तो अभी तक हम जो डिज़ाइन कर रहे थे बीम की, वो फ्लेक्चर के लिए कर रहे थे. अब टिल नाउ द डिजाइनिंग ऑफ द बीम वाज बीइंग डन फॉर फ्लेक्चर. अब हम बात करेंगे किसकी? डिजाइनिंग ऑफ बीम फॉर शेयर. तो अगला एस्पेक्ट जुड़ गया इसके अंदर. So next of the aspect is being clubbed in this. Now the designing of the beam is to be carried out for flexure. अब हमारी डिजाइनिंग फ्लेक्चर के लिए चलेगी. तो 2.5 330 चलिए. तो अब हम डिजाइनिंग करेंगे किसके लिए? Now the designing will be carried out for what? Now the designing will be carried out for shear. अब शेयर की डिजाइनिंग की बात करते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. सो विल टॉक अबाउट द डिजाइनिंग ऑफ द शेयर. अब देखो इसमें शेयर का बेसिक जो फंडा लगेगा वो तो हमारे जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिस्कस होता है वो अप्लाई होगा, पर फिर भी मैं उसको डिस्कस कर लूँगा यहाँ पे. आई विल बी डिस्कसिंग दैट कंसेप्ट हियर आल्सो. तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले बेसिक एनालिसिस कर लेते हैं शेयर की. बेसिक एनालिसिस क्या? whenever the bending of the beam will take place, so bending of the beam creates the tendency of the particle to slide upon each other within the beam. This tendency is termed as shear. जब भी बीम के अंदर बेंडिंग होगी, बीम में बेंडिंग होने की वजह से हमारे पार्टिकल्स की टेंडेंसी होगी कि वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाए? स्लाइड कर जाए. पार्टिकल के इस स्लाइड होने की टेंडेंसी को शेयर बोला जाता है. इस बात को समझाने के लिए आपको बीम दिखाई गई है. बीम इज बीइंग शोन, सिंपली सपोर्टेड है. बेंडिंग दिखा दिया है. इस बेंडिंग की वजह से हमेशा पार्टिकल्स के अंदर टेंडेंसी है कि वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाए? स्लाइड कर जाए. तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? स्लाइड कर रहे हैं. दे आर स्लाइडिंग ओवर ईच अदर. तो पार्टिकल्स के इस स्लाइड होने की टेंडेंसी को क्या बोला जाता है? पार्टिकल्स के इस स्लाइड होने की टेंडेंसी को टेक्निकली क्या बोला जाता है? पार्टिकल्स के इन स्लाइड होने की टेंडेंसी को टेक्निकली शेयर बोला जाता है. दिस इज टर्म्ड एज शेयर. तो द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? द सेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर में बी सब्जेक्टेड टू द शेयर फोर्स. अब जो हमारा सेक्शन है उसके ऊपर शेयर फोर्स लग सकती है बहुत सारे रीजन की वजह से. जो हमारा मेंबर है उसके ऊपर शेयर फोर्स लग सकती है बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस. अब कौन कौन सी रीजन है जिसकी वजह से शेयर फोर्स लग सकती है, तो उसकी एनालिसिस कर सकते हैं. तो जो हमारा मेंबर है इसके ऊपर किस किस रीजन की वजह से शेयर फोर्स लग सकता है, तो इसके एनालिसिस कर लेते हैं. एक, बिकॉज ऑफ द फ्लेक्चर. दूसरा, बिकॉज ऑफ पंचिंग और बिकॉज ऑफ टॉर्शन. तो शेयर फोर्स में बी ड्यू टू द बेंडिंग, मे बी ड्यू टू द पंचिंग, मे बी ड्यू टू द टॉर्शन. इसी इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने शेयर को क्लासीफाई कर रखा है आगे. इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने शेयर को क्लासीफाई कर रखा है. अगर शेयर हमारा बेंडिंग की वजह से तो हम इसको फ्लेक्चर शेयर बोल देते हैं. अगर हमारा शेयर पंचिंग की वजह से इसको हम पंचिंग शेयर बोल देते हैं. अगर हमारा शेयर टॉर्शन की वजह से इसको हम टॉर्शन बोल देते हैं या टॉर्शनल शेयर बोल देते हैं. इट इज टेक्निकली टर्म्ड एज टॉर्शनल शेयर.
तो डिपेंड करता है शेयर किस वजह से डेवलप हुआ है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने शेयर को भी आगे क्या कर रखा है, हमने शेयर को भी आगे क्लासीफाई कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर मुझे शेयर फोर्स की एनालिसिस करनी हो इन टर्म्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट, हम ये बोल सकते हैं हमारा जो शेयर फोर्स होता है वो क्या होता है, जो फ्लेक्सर शेयर होती है, अगर हम बात करूँ फ्लेक्सर शेयर की, हमारी जो शेयर फोर्स होती है वो चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट होती है, सो dm/dx। तो बेंडिंग मोमेंट की जो वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू द स्पैन लेंथ, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम फ्लेक्सर शेयर बोल देते हैं। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको लिख के दे दी, आप बोल सकते हो शेयर फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, dm/dx। तो इसको टेक्निकली फ्लेक्सर शेयर बोला जाता है। ये किसकी वजह से आया, बेंडिंग मोमेंट में चेंज की वजह से आया। इस बात को समझने के लिए आप आगे वाला डायग्राम भी चेक कर सकते हो। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट यू कैन सी द डायग्राम। अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं, if I show the bending moment diagram of this particular loading, let us suppose UDL है, तो पहले तो UDL दे दो, तो UDL दिया। अगर मैं आपको इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के दिखाऊं, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो इट कैन बी सीन कि हमारी बेंडिंग मोमेंट है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सो इट कैन बी सीन दैट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेंडिंग मोमेंट क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट है m1, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट है m2। तो जो चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसको टेक्निकली क्या बोल देते हैं, इसको टेक्निकली शेयर बोल देते हैं। सो लेट अस सपोज दिस इज dx, ये हमारा dx है। तो ये जो चेंज है हमारे बेंडिंग मोमेंट का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट, दिस इज टर्म्ड एज शेयर, टू बी मोर प्रिसाइज विद शेयर, बेंडिंग शेयर। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमारी जो शेयर स्ट्रेस की वेरिएशन होती है, हमारी जो शेयर स्ट्रेस की वेरिएशन होती है अक्रॉस द रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये पैराबोलिक निकल के आती है। हाउएवर ये पैराबोलिक मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। अगर मैं शेयर स्ट्रेस इन जनरल बताऊं किसी भी सेक्शन के अलोंग, ये वैल्यू निकल के आती है VA/y/IB। इसमें सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। V क्या है हमारा, शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन। A क्या है, एरिया ऑफ हैज्ड पोर्शन, ये जो हमारा हैज्ड पोर्शन है इसके एरिया को हम A बोलते हैं। Y बार क्या है, हमारा जो हैज्ड पोर्शन है इसकी CG कितनी दूर है हमारे न्यूट्रल एक्सिस से। ये जो हमारा हैज्ड पोर्शन है इसकी CG कितनी दूर है हमारे न्यूट्रल एक्सिस से, इसको हम क्या बोल देंगे, y बार बोल देंगे। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेक्शन की, तो I इज व्हाट, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेक्शन। क्लियर है, तो ये बात भी समझ में आ जाती है कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेक्शन का। नेक्स्ट, B इज द विड्थ ऑफ दिस सेक्शन, B विड्थ है हमारे सेक्शन की। क्लियर है पॉइंट। अब अगर हम रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए निकालने बैठे तो V एरिया की वैल्यू डाली, हमारा जो हैज्ड पोर्शन था b इंटू d/2 माइनस वाई, वाई क्या है, वाई दूरी पे हमने ये सेक्शन कंसिडर किया, फिर मल्टीप्लाई किया इसकी CG से, डिवाइड कर दिया I इंटू बी से। तो ये वेरिएशन क्या निकल के आई, 6v/BD³ d/2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये वेरिएशन निकल के आई पैराबोलिक। जब y की वैल्यू हमारी 0 है, यानी जब हम कहाँ पर है, न्यूट्रल एक्सिस पे है, हमारा ये शेयर क्या निकल के आता है, हमारा ये शेयर निकल के आता है मैक्सिमम। जब इसकी वैल्यू 0 पुट कर दोगे, व्हेन यू विल पुट दिस वैल्यू इक्वल्स टू 0, तो हमारा ये शेयर मैक्सिमम निकल के आता है कितना, ये वैल्यू निकल के आती है 3/2 अपॉन b इंटू डी, जिसमें v अपॉन b इंटू डी क्या है हमारी, v अपॉन b इंटू डी क्या है हमारी, v अपॉन b इंटू डी है हमारी एवरेज शेयर स्ट्रेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल एक्सिस पे हमारा जो मैक्सिमम शेयर है 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज शेयर है। और जब y की वैल्यू d/2 है प्लस माइनस d/2, तो उस समय हमारे शेयर की वैल्यू 0 है। तो जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस है वो वेरी करता है लीनियरली अक्रॉस द रेक्टेंगुलर सेक्शन, और जो हमारी शेयर स्ट्रेस है वो वेरी करती है पैराबोलिकली, तो उसकी वेरिएशन पैराबोलिक निकल के आती है। ये किसके लिए वैलिड है, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए वैलिड है। अब अगर मैं बात करूं शेयर स्ट्रेस वेरिएशन ओवर द रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ द RCC बीम, अब मैं बात कर रहा हूँ RCC बीम की, ध्यान रखना इसका। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तो पूरा कंक्रीट का सेक्शन है, यानी अनकरेक्ट सेक्शन है, तो पैराबोलिक वेरिएशन निकल के आएगी। पर न्यूट्रल एक्सिस के नीचे तो कंक्रीट मेरी क्या है, क्रैक्ड है। अब न्यूट्रल एक्सिस के कंक्रीट मेरी क्रैक्ड है, मैंने एक सेक्शन कंसीडर किया रीइंफोर्समेंट के नीचे। अगर मैं सेक्शन को कंसीडर करूं रीइंफोर्समेंट के नीचे, अब रीइंफोर्समेंट के नीचे ना तो कोई रीइंफोर्समेंट है हमारे बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए, ना कोई कंक्रीट है, क्योंकि कंक्रीट को आपने क्रैक माना हुआ है, कंक्रीट इज कंसीडर्ड टू बी क्रैक्ड। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, यानी कोई मटेरियल नहीं है हमारे शेयर को रेजिस्ट करने के लिए, तो कोई स्ट्रेस भी डेवलप नहीं होगी। पर न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हमारी रीइंफोर्समेंट के ऊपर
इसमें कंक्रीट तो आपने क्रैक मान लिया, अब कंक्रीट आपका क्रैक्ड है, सिर्फ क्या प्रेजेंट है, रीइंफोर्समेंट ही प्रेजेंट है। तो जो भी वेरिएशन आएगी बेंडिंग मोमेंट की वजह से, उसको रेजिस्ट कौन करेगा, उसको रेजिस्ट करेगी हमारी सिर्फ रीइंफोर्समेंट। और रीइंफोर्समेंट न्यूट्रल एक्सिस तक सेम इम्पैक्ट दे रही है। न्यूट्रल एक्सिस तक अगर सेम इम्पैक्ट दे रही है, इसका मतलब शेयर स्ट्रेस की वेरिएशन भी क्या निकल के आएगी, इसका मतलब शेयर स्ट्रेस की वेरिएशन भी क्या निकल के आएगी भैया, सेम निकल के आएगी, यानी कांस्टेंट होती है शेयर स्ट्रेस की वेरिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो शेयर स्ट्रेस है क्रैक्ड सेक्शन ऑफ बीम के अंदर, न्यूट्रल एक्सिस तक तो पैराबोलिक रहता है, उसके नीचे क्योंकि कंक्रीट हमारी क्रैक्ड है, रीइंफोर्समेंट प्रेजेंट है, उसकी वजह से इट कम्स आउट टू बी रेक्टेंगुलर यानी कांस्टेंट। तो आपको ये ध्यान रखनी है। तो अगर अनक्रैक्ड सेक्शन है पैराबोलिक हो जाएगा पूरा ही, क्रैक्ड सेक्शन है तो न्यूट्रल एक्सिस तक पैराबोलिक, उसके नीचे ये वैल्यू रेक्टेंगुलर हो जाएगी, प्रायर टू दैट इट इज रेक्टेंगुलर। अब ये चीज को प्रूव भी करके दिखा रखा है जो मैंने बोला। तो कंक्रीट बिलो न्यूट्रल एक्सिस इज क्रैक्ड एंड बिलो द टेंशन रीइंफोर्समेंट देयर इज नो मटेरियल अवेलेबल। तो जो अनबैलेंस्ड फोर्स है हमारा फ्लेक्चर की वजह से, T1 माइनस T2 लिख सकते हो आप, वो किसके बराबर होगा, जो अनबैलेंस फोर्स है वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो T1 भी जीरो है, T2 भी जीरो है, तो T1 माइनस T2 जीरो है, यानी T1 T2 के बराबर है, वो जीरो हुआ। इसका मतलब न्यूट्रल एक्सिस के नीचे और रीइंफोर्समेंट के नीचे हमारे स्ट्रेस की वेरिएशन जीरो। पर अगर इसके ऊपर लेके जाओगे, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे पर रीइंफोर्समेंट के ऊपर, जो हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स है T2 माइनस T1, उसे कौन रेजिस्ट करेगा, सिर्फ रीइंफोर्समेंट रेजिस्ट करेगी जो आपने प्रोवाइड कर रखी है बेंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए। इसलिए वेरिएशन क्या निकल के आ जाती है, कांस्टेंट निकल के आ जाती है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, अप टू दी, अप टू व्हाट, टेंशन रीइंफोर्समेंट, ध्यान रखना है इसका, अप टू द टेंशन रीइंफोर्समेंट। चलो अब सवाल देख लेते हैं इसके ऊपर। इन अ रीइंफोर्स कंक्रीट सेक्शन शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज डायग्रामेटिकली, अच्छा होली पैराबोलिक गलत हो गया, होली रेक्टेंगुलर गलत हो गया, पैराबोलिक अबव न्यूट्रल एक्सिस, रेक्टेंगुलर बिलो न्यूट्रल एक्सिस, सही बात है, सो एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सही जानकारी है ये। अच्छा चलो खत्म हुआ सवाल था। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अब हम शेयर में अगले पॉइंट की बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रैक्स। अब कितने तरह के क्रैक होते हैं, अब इन क्रैक्स को समझने के लिए फिर से हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की, जो मैं मान के चलता हूँ आपके पास अवेलेबल होगी, दैट विल बी अवेलेबल विद यू। क्या जानकारी है उसको समझने की कोशिश करते हैं, दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट मैंने क्या किया, एक एलिमेंट कंसिडर किया along the length of the beam which is subjected to shear and bending। मैंने एक एलिमेंट कंसिडर किया, इस पे शेयर भी लग रहा है बेंडिंग भी लग रही है, इस एलिमेंट के ऊपर शेयर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस आपको बना के दिखा दिए, कैसा बना के दिखा दिया, टेंसाइल बना के दिखा दिया, और शेयर स्ट्रेस दिखा दिया, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस भी दिख रहा है। तो इस एलिमेंट के ऊपर हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होंगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है कितने एंगल पे लगते हैं, थीटा एंगल पे लगते हैं, टेन टू थीटा की वैल्यू कितनी है, टू टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। अब ये तो हमारी बेसिक कहानी हो गई, दिस इज अवर बेसिक स्टोरी, एक बार चेक कर लो इसे। चेक करो इसे। नोट कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ विल डू द एनालिसिस, अब एनालिसिस करते हैं। हमारे केस में सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस, एक्स डायरेक्शन में लगेगा हमारा बेंडिंग स्ट्रेस, तो हमारे केस में सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है सिग्मा, और सिग्मा वाई तो है ही नहीं, देयर इज नो सिग्मा वाई, सिग्मा वाई को जीरो किया, टाउ एक्स वाई कितना है हमारा टाउ। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कितना हुए, सिग्मा बाय टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा बाय टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर।
सिग्मा 1 टेंसाइल है, सिग्मा 2 कंप्रेसिव है। तो अगर जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, सिग्मा 1 टेंसाइल है, सिग्मा 2 कंप्रेसिव है। क्लियर है चीज? तो सिग्मा 1 इज टेंसाइल, सिग्मा 2 इज कंप्रेसिव। अब कहाँ लग रहे होंगे? थीटा एंगल पे लग रहे होंगे। थीटा एंगल कहाँ से मेजर करते हैं? एंगल से मेजर करते हैं। किसका एंगल होता है? ये प्लेन का एंगल होता है। तो ये हमारा एंगल थीटा है, दिस इज हमारा एंगल थीटा। तो ये हमारी एंगल कितनी बन जाती है? थीटा। तो किस एंगल पे लग रही है? एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ व्हाट? निकाल लो। तो tan टू थीटा की वैल्यू निकाली हुई पीछे हमने, तो थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बाय नो द वैल्यू ऑफ tan टू थीटा आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा आल्सो। तो हम थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से बेसिकली। चलो ये बात भी समझ में आती है, दिस पॉइंट कैन आल्सो बी अंडरस्टूड। तो हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल लिए सिग्मा 1 सिग्मा 2, जिसमें सिग्मा 1 हमारा टेंसाइल है, सिग्मा 2 हमारा कंप्रेसिव है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब शेयर क्रैक की, अब हम टाइप ऑफ क्रैक्स की बात कर रहे थे, पहले क्रैक की बात करते हैं शेयर क्रैक की। लेट सपोज हमारा बेंडिंग मोमेंट जीरो है। अगर हमारा बेंडिंग मोमेंट जीरो है तो बेंडिंग स्ट्रेस जीरो, यानी सिग्मा 1 भी जीरो। सिग्मा 1 भी जीरो हो गया हमारा, तो सॉरी बेंडिंग आ जाए तो सिग्मा जीरो हो गया हमारा, तो सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी हो गई? टाउ। सिग्मा 2 की वैल्यू भी हो गई टाउ, पर एक टेंसाइल होगा, एक कंप्रेसिव होगा। वन विल बी टेंसाइल, द अदर विल बी कंप्रेसिव। तो एक टेंसाइल, दूसरा क्या बन जाएगा? दूसरा बन जाएगा कंप्रेसिव। कितने एंगल पे एक्ट करेगा? 45 डिग्री एंगल पे एक्ट करेगा। अच्छा भैया बेंडिंग मोमेंट जीरो कहाँ होगी? बेंडिंग मोमेंट जीरो होगी आपकी सपोर्ट पे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट नियर द सपोर्ट for a simply supported beam where bending moment zero and at neutral axis of any section, किसी भी न्यूट्रल एक्सिस पे हमारी बेंडिंग स्ट्रेस जीरो होती है। वेरिएशन दिखाई दी बेंडिंग स्ट्रेस की अभी कहीं पे मैंने, ये रही, ये हमारी वेरिएशन है बेंडिंग स्ट्रेस की न्यूट्रल एक्सिस पे। तो या तो सपोर्ट पे जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, या न्यूट्रल एक्सिस पे जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेसेस जीरो होते हैं, वहाँ पे आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस किसके बराबर होगा? शेयर स्ट्रेस के बराबर ही होगा। एक टेंसाइल होगा और एक कंप्रेसिव होगा। इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? ये जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है इसको हम बोल देते हैं डायगोनल टेंशन। अब क्योंकि हमारी कंक्रीट वीक है टेंशन में, तो कंक्रीट नियर द सपोर्ट क्रैक्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इट मींस परपेंडिकुलर टू द डायगोनल टेंशन। जो हमारी डायगोनल टेंशन लगी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये क्रैक डेवलप हो जाते हैं। These type of cracks are technically termed as shear cracks. इन cracks को हम technically shear crack बोल देते हैं, या आप web shear crack भी बोल सकते हो। क्लियर है? To avoid these cracks, the beam should be reinforced across the crack. इसका मतलब along the principal tension आपको क्या लगानी पड़ जाएगी? Reinforcement लगानी पड़ जाएगी। तो अगर आपको इन cracks से बचना है, आपको क्या करना पड़ जाएगा? अगर आपको इन क्रैक से बचना है, आपको क्या करना पड़ जाएगा? व्हाट इज टू बी डन? आपको रीइंफोर्समेंट देनी पड़ जाएगी इन क्रैक के परपेंडिकुलर। यू हैव टू प्रोवाइड द रीइंफोर्समेंट परपेंडिकुलर टू दिस क्रैक। प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? जो दूसरा हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस है, इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री एंड इज कंप्रेसिव इन नेचर। इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? इसको हम टेक्निकली बोलते हैं डायगोनल कंप्रेशन। तो इसको टेक्निकली क्या बोला जाता है? डायगोनल कंप्रेशन बोला जाता है। नाउ सिंस कंक्रीट इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन, since concrete is strong in compression, it does not require any special reference. क्लियर चीज? तो डायगोनल टेंशन के लिए रीइंफोर्समेंट देंगे, डायगोनल कंप्रेशन के लिए कोई स्पेशल रेफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ आपके सपोर्ट्स पे क्या डेवलप होंगे? क्रैक डेवलप होंगे। उन क्रैक्स को हम बोलते हैं शेयर क्रैक। नेक्स्ट, अब मैं बात करूँ फ्लेक्चर क्रैक की। तो जब हमारा बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाए और शेयर स्ट्रेस जीरो हो जाए, और जो है शेयर स्ट्रेस कहाँ जीरो होगी? दोनों एक्सट्रीम फाइबर पे। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस एक्सट्रीम फाइबर पे हो जाएगी जीरो। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होगा? मिड स्पैन पे। तो मिड स्पैन पे दोनों एक्सट्रीम फाइबर पे हमारी बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगी? मैक्सिमम। पर ऊपर होगी कंप्रेसिव, नीचे होगी टेंसाइल। ऊपर होगी कंप्रेसिव, नीचे होगी टेंसाइल। कंक्रीट है हमारा वीक इन टेंशन, तो मैं एलिमेंट कहाँ कंसिडर करूंगा? मैं एलिमेंट को कंसिडर करूंगा नीचे वाले एक्सट्रीम फाइबर पे। तो नीचे वाले एक्सट्रीम फाइबर पे मेरा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, यानी बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम, और नेचर क्या? टेंसाइल, शेयर स्ट्रेस जीरो। इस समय हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या आ रही है? इस समय हमारी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आ रही है सिग्मा बाय 2 प्लस माइनस सिग्मा बाय 2। इसका नाम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हुई हमारी सिग्मा, और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हुई हमारी जीरो। कितने एंगल पे लग रही है? एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, यानी जो मेरा प्रिंसिपल प्लेन है वो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? जो मेरा प्रिंसिपल प्लेन है वो 90 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, और जो मेरी प्रिंसिपल स्ट्रेस है जिसकी वैल्यू है सिग्मा 1, दैट इज इक्वल टू सिग्मा। क्लियर है? तो हमारा जो क्रैक होता है इसमें
इस प्रिंसिपल स्ट्रेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डेवलप होता है, यानी 90 डिग्री टू दी, यानी 90 डिग्री टू दी व्हाट, 90 डिग्री टू दी प्रिंसिपल स्ट्रेस, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में डेवलप हो जाती है। इस क्रैक को टेक्निकली क्या बोलते हैं? इस क्रैक को टेक्निकली बोलते हैं फ्लेक्सर क्रैक। तो क्रैक विच इज बीइंग डेवलप्ड इज टेक्निकली टर्म्ड एज फ्लेक्सर क्रैक, क्योंकि ये सिर्फ बेंडिंग की वजह से डेवलप हुआ। यानी सपोर्ट पे न्यूट्रल एक्सिस के अलोंग आपका क्रैक डेवलप होगा 45 डिग्री पे, इसको हम बोलते हैं शेयर क्रैक और वेब शेयर क्रैक। इस वाले क्रैक को हम बोलते हैं फ्लेक्सर क्रैक। तो दिस क्रैक इज टेक्निकली टर्म्ड एज फ्लेक्सर क्रैक। ठीक है भैया, फ्लेक्सर क्रैक डेवलप हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द क्रैक विच इज अवेलेबल, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं वेब शेयर क्रैक। अगला जो क्रैक अवेलेबल है हमारे पास, इसको टेक्निकली बोला जाता है वेब शेयर क्रैक। अब नाम में लिखा हुआ है वेब शेयर क्रैक, या बोल सकते हैं फ्लेक्सर शेयर क्रैक। ये फ्लेक्सर की वजह से भी और शेयर की वजह से भी, यानी अब मेरा एलिमेंट ना न्यूट्रल एक्सिस पे, ना सपोर्ट पे है, ना एक्सट्रीम फाइबर पे, इन दोनों के बीच में है। तो जो भी एलिमेंट हमारे सपोर्ट और जो मिड स्पैन पे जो एक्सट्रीम फाइबर है उसके बीच में होंगे, यानी इस रेंज के अंदर होंगे, जो रेंज मैंने आपको भी ब्लू कलर से बना के दिखाई है, इन सारे एलिमेंट पे हमारी बेंडिंग स्ट्रेस भी लग रही होगी और शेयर स्ट्रेस भी लग रही होगी। इनके लिए जो हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस निकल के आएगा वो इंक्लाइंड होगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू 90 डिग्री। वो इंक्लाइंड होगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू 90 डिग्री। क्लियर है? तो हमारे जो क्रैक होंगे वो भी इसी डायरेक्शन में डेवलप होंगे। तो 90 डिग्री से स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द मिड स्पैन लोअर मोस्ट फाइबर, 45 डिग्री तक जाएगा, फ्रॉम 45 डिग्री तक जाएगा अप टू द सपोर्ट। इन क्रैक्स को हम टेक्निकली नाम देते हैं फ्लेक्सर शेयर क्रैक का, क्योंकि इन क्रैक्स के डेवलप होने के पीछे बेंडिंग मोमेंट भी लगी और शेयर भी लगा। तो सबसे एक्सट्रीम सपोर्ट पे हमारे वेब क्रैक या शेयर क्रैक, फिर हमारे मिड स्पैन पे नीचे वाले फाइबर पे फ्लेक्सर क्रैक, और इन दोनों के बीच में जो भी क्रैक डेवलप होंगे उसे क्या बोल देंगे? फ्लेक्सर शेयर क्रैक। अब ये ध्यान रखना है आपको, इट शुड बी नोटेड दैट द फ्लेक्सर क्रैक्स आर डेवलप्ड फर्स्ट। सबसे पहले फ्लेक्सर क्रैक डेवलप होते हैं, और जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता जाता है इनके टिप्स पे, इनकी प्रोपोगेशन होती जाती है टुवर्ड्स ही सपोर्ट, और फाइनली क्या डेवलप हो जाता है? फाइनली हमारा डेवलप हो जाता है वेब शेयर क्रैक। तो आपको प्रोपोगेशन भी दिखा रखी है, हियर द प्रोपोगेशन इज आल्सो बीइंग शोन टू। तो सबसे पहले डेवलप हुई हमारी फ्लेक्सर क्रैक, और ये प्रोपोगेट करते हुए जाती है टुवर्ड्स दी सपोर्ट। तो ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये आखिरी स्टेप दिखा रखा है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द थर्ड सेकंड स्टेप, दिस इज द थर्ड स्टेप। तो पहला, दूसरा और ये हमारा तीसरा स्टेप। तो इसको हम प्रोपोगेशन ऑफ क्रैक्स बोलते हैं। अब किस तरह का फेलियर होता है? जैसे क्रैक्स है उसी तरह का फेलियर है। जैसे पहला डायगोनल टेंशन फेलियर कब होगा? इट अकर्स अंडर द लार्ज शेयर फोर्स एंड लेस बेंडिंग मोमेंट। इस फेलियर में क्रैक डेवलप हो जाते हैं नॉर्मली एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये क्रैक कहाँ डेवलप होता है? सपोर्ट पे डेवलप होता है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इसको क्या बोल देते हैं? डायगोनल टेंशन फेलियर। दूसरा जो टाइप ऑफ फेलियर है वो हमारा फ्लेक्सर शेयर फेलियर है। The second type of failure is flexure shear failure. It occurs under large bending moment and less shear force. जब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा और शेयर फोर्स की वैल्यू बहुत कम हो। ये नॉर्मली कहाँ डेवलप होते हैं? 90 डिग्री पे विद द हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकल डायरेक्शन में। इट अकर्स व्हेन द फ्लेक्सर क्रैक इज कंबाइंड विद द डायगोनल टेंशन। ऐसे आप बोल सकते हो, इसको हम क्या बोल देते हैं? फ्लेक्सर शेयर क्रैक। ये कब डेवलप होगा? ये कब डेवलप होगा? जब फ्लेक्सर क्रैक कंबाइंड हो जाए किसके साथ? डायगोनल टेंशन के साथ। तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सर शेयर क्रैक। कहाँ डेवलप होता है? दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में डेवलप होता है। पीछे ही बना के दिखाया था, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में डेवलप हुई थी। तो दो एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में डेवलप हुआ था, तो इसको हमने टेक्निकली नाम क्या दे दिया? फ्लेक्सर शेयर क्रैक का। तो फ्लेक्सर शेयर क्रैक का नाम दे दिया। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रैक इज व्हाट, और नेक्स्ट टाइप ऑफ फेलियर इज व्हाट? दूसरे तरह के फेलियर को हम क्या बोल सकते हैं? दूसरे तरह के फेलियर को हम बोल सकते हैं डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। अब ये भी कब होता है? डायगोनल कंप्रेशन फेलियर भी तब पाया जाता है जब हमारा शेयर फोर्स बहुत ज़्यादा हो, यानी सपोर्ट पे। इट इज कैरेक्टराइज विद द क्रशिंग ऑफ कॉन्क्रीट। ये तब कैरेक्टराइज होगा जब क्रशिंग ऑफ कॉन्क्रीट हो जाए। इट इज नॉर्मली अकर्स इन द बीम व्हेन रीइंफोर्स्ड हेवीली अगेंस्ट शेयर। अगर आपने हेवीली रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर ली अगेंस्ट शेयर सपोर्ट पे, उस केस के अंदर कंप्रेशन फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि टेंशन को तो रेजिस्ट करने के लिए आपने क्या दे दी? शेयर रीइंफोर्समेंट दे दी। तो इसका मतलब अब फेलियर किस में हो जाता है? कंप्रेशन में। क्या डेवलप होते हैं? फिर से क्रैक डेवलप होते हैं। क्रैक की डेवलपमेंट आपको दिखा रखी है।
पहला फेलियर डायगोनल टेंशन फेलियर, दूसरा फ्लेक्सर shear फेलियर, तीसरा हमारा the third type of failure is what? The third type of failure is termed as diagonal compression failure. ये भी बता दिया आपको diagonal compression failure कब मिलेगा, जब आप heavily reinforce कर दो अपनी बीम को against shear. क्लियर है पूरी कहानी? तो मेरे ख्याल से आज की इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये सफिशिएंट है. वो मैकेनिज्म में आगे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा तो वो अगली क्लास में कर लेंगे. दैट मैकेनिज्म विल कंज्यूम टाइम, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. तो अगली क्लास में डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, फ्लेक्सर शेयर फेलियर की अगर बात करूं, इसमें बीम के सेंटर पे तो जो क्रैक डेवलप होगा वो 90 डिग्री पे डेवलप होगा, और सेंटर और सपोर्ट के बीच में जो क्रैक डेवलप होगी उसका एंगल कितना होगा, 90 से लेके, उसका एंगल 90 से लेके 45 के बीच में वेरी करेगा. तो ये वाला जो क्रैक डेवलप होगा फ्लेक्सर की वजह से होगा. अब जो बाकी वाले सारे क्रैक्स हैं वो किसकी वजह से है, वो फ्लेक्सर और शेयर दोनों की वजह से. इनका एंगल 45 से लेके 90 डिग्री के बीच में रहेगा. तो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज लेस देन 45 डिग्री, बट दिस इज ग्रेटर देन 45 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री. तो ये हमारा फ्लेक्सर शेयर फेलियर हो जाता है. तो आज की क्लास में इतना ही सफिशिएंट है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं. रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास.